माई सेल्फ सरदार सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। आज विद्यार्थियों आपका पेपर है बीए पार्ट फर्स्ट का। पेपर सेकंड है मानव अधिवास, उद्भव और उनके प्रकार, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ओरिजिन एंड टाइप्स। तो विद्यार्थियों आपके सामने ये सामान्य इंट्रोडक्शन दे रखा है मानव दिवस के बारे में। फिर मानव दिवसों के जो फैक्ट्स हैं, तथ्य है, वो कौन से हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उद्भव को प्रभावित करने वाले कारक। मानव प्रजाति आदिवासियों के उद्भव को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें है प्राकृतिक आपदा, सामाजिक परिवर्तन, नगरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, राजस्व सुधार, आर्थिक विकास, राजनीति, युद्ध और शांति, परिवहन, संचार तंत्र। फिर आदिवासी के जो प्रकार है उसमें स्थिति, वर्गीकरण का आधार, स्थिति, आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति, आर्थिक विकास, नियोजन, व्यवसाय, अन्य। फिर आदिवासी के प्रकार कौन कौन से हैं? अवस्थिति के आधार पर खेत पर नगला या पूर्वाग्राम। फिर ये वितरण के प्रतिरूप के आधार पर प्रकीर्णन, सघन, अर्धसघन और पूर्वा। नगरीय आदिवासियों में नगरीय गांव, कस्बा, नगर, महानगर, महानगरीय क्षेत्र, नगरीय समूह, द्विनगरीय, बहुनगरीय और वृहद नगर। फिर विद्यार्थी हम बात करें मानव आदिवासियों के उनका उद्भव, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सभी आदि के कारण भी कभी कभी बड़ी संख्या में लोगों का प्रवास सुरक्षित क्षेत्रों की ओर होने लगता है। तो ऐसी स्थिति राजस्थान, गुजरात, एमपी, अन्य राज्यों के लोगों का प्रवास समीप के राज्यों में, नगरों में होता है। सामाजिक परिवर्तन के कारण जहाँ एक तरफ सामाजिक मूल्यों में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार एवं स्वस्थ और नए समाज का जो निर्माण उसके कारण होता है, इसका संचित प्रभाव आदिवासियों के विकास प्रक्रिया में देखने को मिलता है। फिर तो तीसरा पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण में भूमि के गहन उपयोग का परिचय है, जिससे द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। विकासशील देशों में आदिवासियों की विकास प्रक्रिया को विभिन्न रूपों में प्रभावित कर रहा है, चूँकि नगरीकरण का संबंध औद्योगिकरण और तृतीयक सेवाओं के विकास से होता है। राजस्व सुधार जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आदिवासियों के उद्भव और विकास में विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत जमींदारी उन्मूलन, किसानों का भूस्वामित्व का अधिकार दिए जाने, चकबंदी, ऐसे भूमि सुधारों के कारण गंगा के मैदानों क्षेत्रों में आदिवासियों के इधर हाल के वर्षों में विश्लेषण की प्रकृति का विकास हुआ है। आर्थिक विकास आदिवासी प्रक्रिया को दो प्रकार से प्रभावित करता है, जहाँ एक तरफ अधिक आर्थिक विकास के कारण रोजगार और जीवन यापन के स्तर में वृद्धि हो रही है। राजनीति भी इसको प्रभावित करती है। कभी कभी किसी देश की प्रदेश की सरकार निर्जन और पिछड़े क्षेत्रों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देती है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें जो मानव दिवस है, उनके अंदर 9वां पॉइंट है परिवहन और संचार के साधन। परिवहन और संचार का भी आदिवासियों के उद्भव और विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। परिवहन के यदि साधन हो, संचार के साधन हो, तो वहाँ पर आसानी से आदिवासियों का निर्माण हो जाता है। अब है विद्यार्थियों आदिवासियों के प्रकार और वर्गीकरण। तो इनके प्रभावित करने वाले जो मेन आधार है या उनके मेन आधार यह है, आदिवासियों के वर्गीकरण के जो मुख्य आधार है वो अवस्थिति और यानी साइट और लोकेशन। दूसरा है आकार, फिर आकृति, कार्य, उत्पत्ति, आर्थिक विकास, नियोजन, व्यवसाय, अन्य कारक। पर मेन चीज़ बात है, जो मेन तथ्य अपना मानव आदिवासियों के प्रकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्रामीण आदिवासियों की, फिर सेकंड स्टडी करेंगे हम नगरीय आदिवासियों की। तो सबसे पहले लेते हैं हम ग्रामीण आदिवास। ग्रामीण बस्तियाँ जो तात्कालिक रूप से, घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है, जहाँ मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए विशेष रूप से प्राथमिक व्यवसाय यानी कृषि और पशुपालन का कार्य करता है। इसके अंदर लगभग 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है और ग्रामीण किसान
खेती का कार्य और पशुपालन कार्य साथ साथ करते हैं। फिर ग्रामीण अधिवासियों को जो प्रभावित करने वाले कारक वो आपके सामने दे रखे हैं। देखो विद्यार्थियों, आपके उसमें है जनसंख्या वृद्धि और घनत्व, उच्च आवाज, जलापूर्ति, अफवाह तंत्र, परिवहन के साधन, संचार के साधन, भूमि उपयोग, सुरक्षा, मिट्टी की उर्वरता, आर्थिक व्यवसाय, फसल संख्या, ये इसके ग्रामीण अधिवास को प्रभावित करने वाले कारक हैं और इसके संक्षिप्त वर्णन आपके सामने दे रखे हैं। और इसके अंदर जो है अवस्थिति के आधार पर देखा जाए तो ग्रामीण अधिवास कौन कौन से होते हैं, उसमें बोलते हैं फार्म हाउस, फिर नगला या पूर्वा। नगरा व पूर्वा का अभिप्राय यह है कि छोटा सा गांव होता है और जहाँ 5-10 घरों की बस्ती होती है, उनके आवास बने हुए होते हैं। फिर गांव लगभग 500 व्यक्ति से 200 व्यक्ति तक के लोग जो होते हैं वो गांव कहलाता है। गांव एक संगठित अधिवास है जिसके निवासी सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के द्वारा आपस में आबद्ध होते हैं। वितरण के प्रतिरूप के आधार पर ग्रामीण अधिवास में पहला है प्रकीर्णन अधिवास। प्रकीर्णन अधिवास का मतलब यह है कि इसके अंदर घर बहुत दूर दूर होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। प्रकीर्णन अधिवासों की विशेषता आपको देर के इसमें 4 या 5 सटे हुए न होकर के दूर दूर तक मकान होते हैं। विकसित देशों में जहाँ कृषि पूर्णतः यांत्रिक है और वहाँ कृषि क्षेत्रों में प्रकीर्णन अधिवास विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। प्रकीर्णन अधिवास के जो वितरण है वो नए बसे हुए प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले भागों में, शुष्क और अर्धशुष्क भागों में, आदम संस्कृति वाले भागों में, अन्य वर्गों में इस तरह के अधिवास पाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो अधिवास होते हैं विद्यार्थी उसको बोलते हैं सघन अधिवास, जहाँ पर बहुत अधिक लोग एक जगह इकट्ठा होकर के रहते हैं और अधिवास बिल्कुल आप पास होते हैं और इसमें जो बस्ती होती है वो केंद्रीय भाग से पूरे इलाकों को जोड़ती है। इसके जो मेन कारक है सघन अधिवास के सुरक्षा है, सामुदायिक परस्पर निर्भरता है, आर्थिक सामाजिक संगठन है, प्राकृतिक कारक में जलवायु, मिट्टी और जलापूर्ति है। ये अधिवास छोटे और बड़े कई रूपों में होते हैं। अधिकांश घरों का पुंज देखने को मिलता है। तो सघन अधिवास में निहारिका गांव, नेवटिव गांव और चौरास्ता गांव द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत सघन अधिवास, जिनका मुख्य कार्य कृषि बस्तियाँ। फिर सघन अधिवास का जो वितरण है वो आपके सामने दे रखा है। फिर विद्यार्थियों तीसरे प्रकार के जो अधिवास होते हैं वो अर्ध सघन ग्रामीण अधिवास। ये इस प्रकार के अर्ध सघन अधिवास प्रकीर्णन एवं शयंत अधिवासियों के बीच की अवस्था को प्रदर्शित करता है। फिर है पूर्वायुक्त ग्रामीण अधिवास। इस ग्रामीण अधिवासियों को मौजे की सीमा के बसाव का अपेक्षा अधिक बिखराव देखा जाता है। ये आपके सामने बड़े बड़े जो महानगर है, फिर हम महानगरों की बात करते हैं तो ये बड़े बड़े महानगर दे रखे हैं जिसकी पॉपुलेशन भी उनके सामने दे रखी है। फिर नगरीय क्षेत्र और महानगरीय समूह नगरों के अंदर यदि देखा जाए तो महानगरीय क्षेत्र और नगरीय समूह। नगरीकरण के अंदर ये संपूर्ण क्षेत्र जिसमें महानगर फैला होता है महानगरीय क्षेत्र कहलाता है। एक या अधिक बड़े नगरों उसे मिले हुए नगरों उपांतों इनको मिलाकर के नगरीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद में नगरों से भी बड़ा होता है शहरनगर। एकल या बहुल नगरों को आपस में मिला दिया जाता है तो शहरनगर का निर्माण होता है और इसकी संकल्पना का श्रेय पैट्रिस गेडिस को जाता है 1915 के अंदर। उन्होंने ऐसे नगरीय प्रदेश के लिए संगठन शब्द का प्रयोग किया। द्विनगरीय, फिर इसमें द्विनगरीय शहरनगर, बहुनगरीय शहरनगर, फिर इसमें वृहद शहरनगर और मेगालोपोलिस। ये बहुत बड़े नगर होते हैं जिसमें कोलकाता है, बॉम्बे है, चेन्नई है, दिल्ली है। ये मेगालोपोलिस के अंतर्गत आते हैं। फिर विद्यार्थियों आपके सामने ये
परीक्षा से संबंधित कुछ क्वेश्चन असेसमेंट के रूप में दे रखे हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज़्यादातर आता है। आदिवासियों के उद्भव को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए एवं आदिवासियों के वर्गीकरण का आधार बताइए। या फिर क्वेश्चन आएगा ग्रामीण और नगरीय आदिवासियों के प्रकारों का उदाहरण सहित चित्र सहित वर्णन कीजिए। थैंक यू।